एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में मैं अब ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के कगार पे हूँ। क्या? इंडियन पार्लियामेंट या भारतीय संसद, जिनमें आखिरी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हैं। एक ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय संसद का। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, पीसीएस, आरओ या यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की, तो बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि मेरी पूरी पीडीएफ को पढ़िए, मेरे पूरे वीडियो को देखिए। उसके बाद ये जो 30 साल का पेपर मैं देता हूँ, 30 साल का जो क्वेश्चन पेपर है, मतलब जो यूपीपीएससी में आए हैं, बस आप उनको सॉल्व कर लीजिए। कोई माई का लाल ऐसा पेपर नहीं जहाँ का क्वेश्चन आप ना अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। ये है फाइनेंशियल बिल या वित्त विधेयक। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट में एक तो पार्लियामेंट की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या है, फाइनेंशियल बिल या फिर वित्त विधेयक। आमतौर पे जो वित्त विधेयक होते हैं वो जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मैं उतना ही पढ़ाऊंगा। देखिए, कोई हमें यहाँ पीएचडी तो करनी नहीं है, हमें यहाँ पे पीएचडी जैसा कुछ करना नहीं। हमें सिर्फ क्या करना है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई जितने से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, बस उतनी ही चीज़ें पढ़नी है। तो याद रखिए, 3 प्रकार के होते हैं फाइनेंशियल बिल। कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरीके के फाइनेंशियल बिल होते हैं। सबसे पहला होता है धन विधेयक। पहले क्या होता है? धन विधेयक। अभी मैं पूरा बताऊंगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अक्सर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। सबसे पहला है मनी बिल या धन विधेयक, दूसरा है फाइनेंशियल बिल 1 या वित्त विधेयक 1, और तीसरा है फाइनेंशियल बिल 2। तो इसका मतलब कुल 3 प्रकार के फाइनेंशियल बिल होते हैं। पहला मनी बिल आर्टिकल 110, दूसरा फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 1, और तीसरा फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 3। 3 प्रकार के फाइनेंशियल बिल होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। जब मैंने कहा कि फाइनेंशियल बिल कितने टाइप के होते हैं, ये आप याद रखिएगा। फाइनेंशियल बिल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। इसका मतलब जो भी मनी बिल है वो कंपलसरी है कि वो क्या होगा, हर मनी बिल क्या होगा, फाइनेंशियल बिल। लेकिन ये बताइए, हर फाइनेंशियल बिल क्या मनी बिल हो सकता है? नहीं। मतलब धन विधेयक पक्का तौर पे क्या होगा, फाइनेंशियल बिल का एक पार्ट होगा। लेकिन फाइनेंशियल बिल, हर फाइनेंशियल बिल धन विधेयक हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। ये बार बार आ चुका है। क्या सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हो ऐसा ज़रूरी नहीं। और कैसे ऐसा मैं कह रहा हूँ, ये सीधे सीधे देखिए, वित्तीय विधेयक 3 तरीके के होते हैं, उसका एक तरीका है धन विधेयक। इसका मतलब सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होंगे, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। तो आपको क्या रखना है, आर्टिकल 110 धन विधेयक, आर्टिकल 117 1 वित्त विधेयक 1, और आर्टिकल 117 3। आमतौर पे धन विधेयक लोग पढ़ते हैं, मैं फिर भी उसको पूरा पढ़ाऊंगा बहुत बढ़िया से। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 में। इन दोनों का कॉन्सेप्ट मैं पूरा क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं धन विधेयक के बारे में। संविधान का जो अनुच्छेद 110 है वो बताता है धन विधेयक के बारे में। ठीक है ना? याद रखिए, किसी भी विधेयक को धन विधेयक सिर्फ तब कहा जाएगा जब वो इनमें से कोई एक प्रावधान को अपने में इन्वॉल्व करता हो। मतलब इनमें से कोई एक चीज़ होगी तभी वो विधेयक क्या होगा, धन विधेयक होगा। सबसे पहला, किसी भी टैक्स का इम्पोजन, किसी नए टैक्स को क्या करना, अधिरोपित करना। टैक्स को अधिरोपित करना मतलब इम्पोज करना कि भैया लो नया टैक्स आ गया। दूसरा, कोई एग्जिस्टिंग टैक्स को ख़त्म कर देना, उन्मूलन। तीसरा, किसी टैक्स में छूट देना। चौथा, किसी टैक्स की दरों में परिवर्तन करना या उनका विनियमन या रेगुलेशन करना। मतलब कोई भी धन विधेयक कब कहा जाएगा, किसी भी विधेयक को धन विधेयक तब कहेंगे जब वो इनमें से किसी एक मामले को इन्वॉल्व करता होगा। मतलब पहली चीज़ क्या होगी, पहला याद रखिए, कोई भी विधेयक धन विधेयक तब है जब, पहला पॉइंट, कोई भी टैक्स में अगर कमी करनी है, ज़्यादा करना है, कोई टैक्स को कम करना है, ज़्यादा करना है, उस टैक्स को ख़त्म करना है या नया टैक्स को लाना है, इन सब चीज़ों के लिए अगर कोई विधेयक आएगा तो वो होगा क्या, धन विधेयक। दूसरा, एक लाइन में आप समझिए, भारत की 3 निधियाँ हैं। भारत की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कितने फंड्स हैं? 3 फंड्स हैं। ये जब मैं आपको ये पढ़ा लूँगा बिल्स, फाइनेंशियल बिल, तो मैं आपको पक्का तीनों विधेयक के पूरा खूब बढ़िया से समझा दूंगा, क्योंकि एग्जाम में वो भी बहुत आते हैं। भारत सरकार के कुल कितने बिल हैं? 3 विधेयक। कौन कौन से? मतलब 3 निधियां हैं, 3 फंड्स हैं। सबसे पहला संचित निधि, दूसरा लोक वित्त, और तीसरा आकस्मिक निधि। 3 निधियां हैं, याद रखिएगा, लोक निधि, संचित निधि और आकस्मिक निधि। इनमें से याद रखिए, जब मैं कहूँगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब संचित निधि, और कंटीजेंसी का मतलब आकस्मिक निधि।
अगर इनमें कोई पैसा डालना है या इनसे कोई पैसा निकालना है तो वो विधेयक किस में आ सकता है, धन विधेयक में आ सकता है। एक और अगली चीज़, अगर याद रखिएगा संचित निधि से, एक बात तो क्लियर रखिए, संचित निधि से अगर आपको पैसा निकालना है तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी कैसे होगा, उसको धन विधेयक में आप रख सकते हैं। अगला क्या हो सकता है, कोई भी मान लीजिए हमें संचित निधि पर कोई नया चीज़ भार डालना है, मतलब जैसे देखिए संचित निधि में 2 टाइप का होता है, संचित निधि में 2 टाइप के होते हैं फंड। जैसे एक तो होता है संचित निधि पे भारित, मतलब चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड, चार्ज एक्सपेंडिचर, मतलब जितने लोगों की भी, जैसे जितने ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे लोकसभा का स्पीकर हो गया, राज्यसभा का चेयरमैन हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, ये सारे, ठीक, और जितने लोगों की पेंशन है दोनों सदनों में, ये सारे क्या होते हैं, ये सब भाई इन सबको पास कराने की ज़रूरत नहीं, ये हर महीने जानी ही है सैलरी, तो ये क्या होते हैं, भारित होते हैं, ये चार्ज्ड होते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है चार्ज, दूसरा गवर्नमेंट को कोई पैसा उधार लेना हो, क्या करना हो, वो सारी 2 चीज़ें होती हैं कुल मिला के। तो याद रखिए किसी भी डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, अगर हमें कहना है कि चलो इस आदमी की सैलरी और कहाँ से लेंगे, संचित निधि से ली जाएगी, तो वो भी इसमें शामिल हो जाता है। छठा, कुल मिला के किसी भी संचित निधि से कोई भी अमाउंट को निकालना है, इशू करना है किसी भी अमाउंट को, ऐसा सीधा 2 भाषा में समझिए। पहला, किसी टैक्स को कम करना हो, बढ़ाना हो, ज़्यादा करना हो या अल्टरेशन करना हो, क्या, धन विधेयक। दूसरा, संचित निधि या आकस्मिक निधि से पैसा निकालना होगा तो धन विधेयक। किसी भी संचित निधि में पैसा डालना हो या उससे कोई भी छेड़खानी करनी हो तो कौन सा विधेयक, धन विधेयक। और 7वां, अगर इनमें से किसी भी एक मामले में कोई संबंधित है तो उसको धन विधेयक माना जाएगा। लेकिन 3 ऐसे मामले हैं और ये बार बार एग्जाम में ये आता है, याद रखिए। एग्जाम में कौन कौन से क्लॉजेज हैं ये नहीं आते, उनका वो क्या है अपोजिशन, मतलब उनका जो क्या कहते हैं एक्सेप्शन क्या है, वो एग्जाम में आता है। तो देखिए किसी भी विधेयक को धन विधेयक इन 3 आधार पर नहीं माना जा सकता। याद रखिए, अगर कोई, ध्यान से सुन लीजिए, अगर गवर्नमेंट ने किसी पे कोई फाइन लगा दी, मतलब किसी पे जुर्माना लगा दिया, तो उसके लिए धन विधेयक नहीं है। याद रखिएगा, धन विधेयक में क्या नहीं है, कोई जुर्माना को नहीं शामिल किया जा सकता। आपने किसी चीज़ का लाइसेंस दिया, उसके बदले में जो पैसा मिला, याद रखिएगा, डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर इशूइंग लाइसेंस, किसी चीज़ की फीस या लाइसेंस दिया, याद रखिएगा, सेवाओं के लिए आपने पैसा लिया या कुछ किया तो उसके लिए भी धन विधेयक नहीं है, समझ रहे ना। आपने कोई सर्विस दी, उसके बदले आप पैसा मांग रहे हैं, उसके लिए धन विधेयक नहीं है। तीसरा, किसी लोकल टैक्स में, याद रखिए, किसी लोकल टैक्स में छूट परिवर्तन करने वाले कर को भी धन विधेयक में नहीं कंसिडर करेंगे। याद रखिएगा, स्थानीय प्रयोजन मतलब लोकल बॉडी का कोई भी टैक्स का मामला होगा वो उसमें नहीं शामिल होगा। तो क्या 3 चीज़ें नहीं शामिल हैं, सबसे पहला कोई जुर्माना, फाइन नहीं शामिल है। दूसरा, गवर्नमेंट ने कोई सर्विस दी, उसके बदले पैसा जो ले रही है वो इसमें नहीं आएगा। तो तीसरा, लोकल बॉडी का टैक्स इसमें नहीं आएगा। अब आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मनी बिल के बारे में, बहुत ज़रूरी चीज़ें, इनको याद रखिएगा। मनी बिल की एक खास बात है, जो धन विधेयक होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है, लोकसभा में सबसे पहले कहाँ जाता है, लोकसभा में। ये अलग, अब कोई पूछ सकता है क्यों, लोकसभा है लोगों की सभा, और जो धन विधेयक है वो किससे है, लोगों की। भाई देखिए, हम लोग जो टैक्स भरते हैं उसी का कुल मिला के आगे पीछे हो रहा है, तो सब कुछ किसके थ्रू है, लोगों के लिए है। तो कहाँ पेश होना चाहिए, लोकसभा में। याद रखिए, कोई भी मनी बिल, याद रखिएगा, कोई भी मनी बिल का मतलब कोई भी धन विधेयक सबसे पहले किसके रिकमेंडेशन के थ्रू होता है, सबसे पहले राष्ट्रपति उसको रिकमेंड करेगा, फिर वो बिल किस में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, ना कि राज्यसभा में। याद रखिएगा, अब लोकसभा से मान लिया कोई मनी बिल पास हो गया तो वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में याद रखिए 14 दिन के भीतर राज्यसभा को इसको लौटाना होता है। अब अगर राज्यसभा को कोई मान लिया इसमें अमेंडमेंट या कोई सुझाव देना हो तो दे सकती है, लेकिन लोकसभा माने या ना माने ये लोकसभा की अपनी प्रिविलेज है। याद रखिएगा, धन विधेयक किसका एक्सक्लूसिव पावर है, लोकसभा का पावर है। याद रखिएगा, ये धन विधेयक किसकी पावर ज़्यादा है, लोकसभा की। राज्यसभा ने कोई कहा कि इसमें बदल लो, ना बदले कोई बात नहीं। और राज्यसभा को कितने दिन में फिक्स देना है, 14 दिन में वापस भी देना हो। लोकसभा उसके किसी भी उसको रिकमेंडेशन को मना कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। और इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा के स्पीकर का होगा। सबसे ज़रूरी बात, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, कोई भी
फाइनेंशियल बिल, मनी बिल है कि नहीं है, इसका आखिरी डिसीजन किसका होगा? लोकसभा के स्पीकर का। इस चीज़ को याद रखिएगा, कम से कम 10 बार एग्जाम में पूछा है। ठीक, तो ये है धन विधेयक। इसका मतलब हर धन विधेयक फाइनेंशियल बिल है, लेकिन हर फाइनेंशियल बिल धन विधेयक नहीं है। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा बचे 2 फाइनेंशियल बिल, मतलब फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2, या दूसरी भाषा में कहा जाए तो अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 117(3). ठीक, जैसे ही ये फाइनेंशियल बिल और ये जो फंड्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये वाली वीडियो 2 ख़त्म होगी, तुरंत मान के चलिएगा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होगी, बजट को कैसे पास कराया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। बस उसके बाद पार्लियामेंट का सब कुछ ख़त्म। फिर हम लोग सीधे आ जाएंगे कोर्ट्स में, और कोर्ट्स के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे और चीज़ों पे। तो 50% पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है पॉलिटी का। थैंक यू सो मच।